Hello friends, welcome back to the channel Study with Amanpreet Kaur. Friends, today we'll continue our chapter Acids, Bases and Salts. तो पिछली वीडियो में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को स्टार्ट कर लिया था और इंडिकेटर्स केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का, सो आई जस्ट सजेस्ट कि एक बार ज़रूर देखें, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस। तो हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, राइट। बट अब क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे पता करें कि कोई एसिडिक सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट, और कोई बेसिक सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट वाला या फिर एक्टिविटीज़ वाला रिएक्शन वाला जो मोस्ट पार्ट था ना, वो हमने फर्स्ट पार्ट में ही कवर कर लिया। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट में हम लोग बेसिकली थ्योरी ही डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट रह गया चैप्टर का, तो फटाफट से उसे डिस्कस करते हैं। देखो, हमने डिस्कस किया था, हमें पता है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो किस तरह से एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं, राइट। और हमने ये चीज़ भी पढ़ रखी है कि डाइल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो एक बार दोबारा से रिकैप कर लेंगे, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन थे क्या। एक बीकर लिया हमने, उसमें हमने थोड़ा सा एसिड डाला, उसमें हमने भर भर के पानी डाल दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं डाइल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड एसिड है ये। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इसमें बहुत कम है एसिड की, राइट, क्योंकि पानी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसे कहेंगे डाइल्यूशन। दूसरे केस में हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर हमें एक बीकर लिया, यहाँ पे हमने बहुत सारा एसिड डाल दिया और थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है एसिड की वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा कम है। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको यू रिमेंबर कि हमने पढ़ा था कि डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं। हमें ये भी पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयंस रिलीज़ करते हैं सॉल्यूशंस में, और बेसिस जो होते हैं वो OH- आयंस रिलीज़ करते हैं। बट अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम ये क्वांटिटेटिवली फाइंड कर सकते हैं कि कितने आयंस उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। मतलब क्या हम ये बता सकते हैं कि अगर H+ आयंस का वो सोल्यूशन है तो कितने H+ आयंस उसके अंदर हैं, कितने अमाउंट में हैं, OH- कितने अमाउंट में हैं। तो यस, एब्सोल्युटली हम ये बता सकते हैं। उसी से हम लोग ये भी जज करेंगे कि कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। सो स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। बट यहाँ पर ना स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस डिटरमाइन करते वक्त ना हमें वो इंडिकेटर्स काम नहीं आते, इसीलिए हम थोड़ा हाईफाई चीज़ें करते हैं, हाईफाई इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनका मिक्सचर होता है। ओके, सो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर करता क्या है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे हमें डिफरेंट कलर्स शो करता है। मतलब जैसे जैसे आप हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते जाओगे ना किसी भी सोल्यूशन में, उसी तरह से वो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करता जाएगा। मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के लिए थोड़ा अजीब, मतलब अलग कलर, और कम कॉन्सेंट्रेशन के लिए थोड़ा अलग कलर। इस तरह से कलर चेंज करके वो हमें बताता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ओके, तो जो स्केल हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकें। ठीक है, अब पीएच होता क्या है, नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं भी सुना है तो अब तो सुन लिया है। पीएच, देखो पी क्या होता है, पी होता है पोटेंस। पोटेंस जर्मन भाषा का वर्ड है, तो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पावर। H मतलब हाइड्रोजन, तो पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है, हाइड्रोजन की ताकत कितनी है। ठीक है, तो पीएच स्केल पे हम लोग पीएच को ही मेजर करते हैं जनरली, जिसे हम कहते हैं, जो कि हम आपने नॉर्मल स्केल देखा होगा। नॉर्मल स्केल जो होता है, जो हम यूज़ करते हैं मैथ्स में या फिर डब्बे वगैरह, जो भी हम लाइनें वगैरह खींचने में यूज़ करते हैं, जैसे कि वो हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक का वो स्केल होता है, उसकी मेजरमेंट होती है। पीएच स्केल की जो मेजरमेंट होती है ना, वो होती है 0 से लेकर 14 तक।
जो 0 होता है मतलब कि वेरी वेरी एसिडिक, हाईली एसिडिक, और 14 मतलब वेरी वेरी एल्कलाइन या फिर वेरी वेरी बेसिक। और ये क्या है, 0 से लेकर 14 क्या है, ये बेसिकली नंबर है, नॉर्मल नंबर है, ठीक है, जो कि हमें एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं। अब ये भी चीज़ समझ लीजिए कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतना ही पीएच की वैल्यू कम होगी। क्या कहा मैंने, जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही कम पीएच की वैल्यू होगी। मतलब कि ऐसे मान लो यहाँ पर 0 है, 0 बहुत कम है पीएच की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि हाइड्रोनियम आयन बहुत कंसेंट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रल सोल्यूशन जो होता है ना, उसका पीएच होता है 7। जो भी वैल्यूज लेस देन 7 होती है ना पीएच पे, वो हमें एसिडिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो भी वैल्यूज 7 से लेकर 14 तक होती हैं, मतलब मोर देन 7 होती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं बेसिक सोल्यूशन, मतलब कि OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन कितनी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर एक स्केल है, एक डायग्राम है, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे इस चीज़ को, कि मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 7 से कम जितनी होंगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही होगा, मतलब यहाँ पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होगा। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन कौन रिलीज करता है, एसिड रिलीज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। इसीलिए हमारा 0 से लेकर 7 तक का हमारा क्या होता है, एसिड होता है, एसिडिक नेचर होता है। ओके, उसी तरह से अगर हम 7 से लेकर 14 तक चलें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बेसिक नेचर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर OH माइन आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है, OH माइनस आयन जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ती है, या फिर आप कह सकते हो कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, इसी वजह से वहाँ पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 7 से लेकर 14 तक जो है हमारा बेसिक नेचर होता है, ठीक है। अब एक बार हम, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। एक क्वेश्चन जो कि हर बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि मान लो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बेस में ना OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या मतलब यहाँ पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बहुत है क्या। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एसिडिक नेचर की, जिसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या यहाँ पर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस प्रेजेंट हो सकते हैं क्या आयंस। आंसर टू दैट इज एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल हो सकते हैं। बट फिर वो एसिड और बेसिस क्यों होते हैं, अगर एसिड में H+ के साथ OH माइनस भी है तो एसिडिक क्यों बोला जाता है उसे, अगर बेसिक में OH माइनस के साथ साथ H+ है तो उसे बेसिक क्यों बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एसिडिक नेचर में ना H+ आयंस तो होते हैं, OH माइनस आयंस भी होते हैं, बट वो इतने कम होते हैं कि वो नेचर को, एसिडिक या बेसिक नेचर को अफेक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए हम जनरली उसे एसिड बोल देते हैं। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है एसिड में, बट इतनी नहीं होती कि वो उसके नेचर को इफेक्ट कर सके, ओके। इसीलिए H+ आयन ज़्यादा होते हैं हमारे, इसीलिए हम कहते हैं कि एसिडिक नेचर होता है। उसी तरह से बेसिक नेचर में भी OH माइनस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन H+ भी थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। और वो जो थोड़े बहुत है ना, वो मतलब इतने काफ़ी नहीं, मतलब इतने नहीं होते वो कि वो नेचर को इफेक्ट कर सके। इसीलिए एसिडिक नेचर में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है, OH माइनस भी होती है, बट वो इतनी नहीं होती कि नेचर को इफेक्ट कर सके। उसी तरह से बेसिक में, ओके। सो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये आपको कुछ सोल्यूशंस दे रखे हैं, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इन सोल्यूशंस को कलर, मतलब जो पीएच पेपर होता है उन पे इनका कलर चेक करना है, उनकी वैल्यू लिखनी है और उनका नेचर लिखना है कि कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, ओके। सो यहाँ पर ये हमने देखा था ना कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो हमें कलर चेंज करके बताते हैं, तो यहाँ पर यही चीज़ आप समझ सकते हो, इसी तरह से वो कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 7 पे देखो, प्योर वाटर का पीएच क्या होता है, 7। ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका पीएच क्या होता है, 7.4। तो एक तरह से हमारा ब्लड जो है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है। बट हम उसे एक तरह से रखते क्या, हम उसे, इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड जो है ना हमारा पीएच क्या है, 7.4, ठीक है। प्योर वाटर क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच क्या है, तो 7.4। प्योर वाटर का पीएच क्या है, 7, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारा होता है उसका पीएच होता है 10, मतलब वो थोड़ा बेसिक होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका अबाउट 14 होता है, तो मतलब हाईली बेसिक है।
यहाँ पर देखो लेमन जूस का pH क्या है 2.2, मतलब ये एसिडिक है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का भी 1.2, तो मतलब काफ़ी कम है, तो ये भी हमारा एसिडिक है। ओके, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ की, जो हमारा क्वेश्चन था कि स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस का, तो हम कैसे पता करें, मतलब ये जो स्ट्रेंथ होती है ना एसिड और बेसिस की, ये बेसिकली इन H+ आयंस और OH- आयंस पे ही डिपेंड करती है, इनके नंबर ऑफ आयंस पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। यही डिपेंड करेगा ना, अगर H+ आयन ज़्यादा होंगे तो मतलब कहेंगे कि हम एसिड है, अगर OH- आयन ज़्यादा होंगे तो बेस है, राइट। तो वही उसका स्ट्रेंथ डिटरमाइन करती है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और एसिटिक एसिड लें, सेम कॉन्सेंट्रेशन पे लें और से 1 मोलर लें, ठीक है, तो अगर ये मान लो डिफरेंट, तो ना ये क्या होता है, यहाँ पर आप चीज़ समझना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं और एसिटिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड मेथनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अलग एसिड है, एसिटिक एसिड एक अलग एसिड है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करते हैं ना हाइड्रोजन आयंस, वो डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एसिड्स ज़्यादा H+ आयंस रिलीज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और जो एसिड्स बेचारे कम H+ आयंस रिलीज करते हैं वो वीक एसिड्स हैं, क्योंकि यही हमने देखा, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वही होते हैं ना जो H+ आयंस रिलीज करते हैं, तो जो ज़्यादा रिलीज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, जो कम रिलीज करेंगे वो वीक एसिड्स होंगे। एंड सेम फॉर द बेस, कि बेस कौन होते हैं, OH- आयंस रिलीज करने वाले, तो जो ज़्यादा OH- आयंस रिलीज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और जो कम रिलीज करेंगे वो वीक बेस होंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल, हमारी जो बॉडी है वो 7.0 से लेकर 7.8 तक की पीएच रेंज में ही वर्क कर सकती है। ओके, हमारी बॉडी इस पीएच रेंज में वर्क करती है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज, एक नैरो रेंज पे ही, पीएच चेंज की नैरो रेंज पे ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि एसिड रेन हो रही है, तो एसिड रेन क्यों होती है? क्योंकि जब रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर का पीएच लेस देन 5.6 हो जाता है, मतलब थोड़ा एसिडिक हो जाता है, तो कहते हैं हम कि एसिड रेन हो रही है। और जब ये एसिड रेन हमारी रिवर्स में गिरती है, नदियों में गिरती है, तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है ना, क्योंकि नदियों में तो जीव जंतु रहते हैं ना, एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पर, तो उसको वो एक तरह से आप कह सकते हो उनका सर्वाइवल मुश्किल कर देता है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ को भी एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए ना। अगर उसकी रिवर की पीएच बहुत ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू एसिड रेन, एसिडिक मतलब एसिडिक कैरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, कि हमारी बॉडी कितने पीएच रेंज में काम करती है, 7.0 से 7.8 तक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है एक पर्टिकुलर नैरो रेंज पे ही काम कर सकते हैं, सर्वाइव करते हैं। एसिड रेन क्यों होती है? जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, और जब वो एसिड रेन हमारी नदियों में गिरती है तो वहाँ के जीव जंतुओं का जो जीना है वो मुश्किल हो जाता है। आई होप ये बहुत ही लॉजिकल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अदर प्लैनेट्स में एसिड क्या है। देखो, वीनस आपको पता है हमारे प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बेसिकली किस चीज़ का बना हुआ है? वो बना हुआ है थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4। H2SO4 के वाइट और येलोइश क्लाउड्स हैं वहाँ पर, उसका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो क्या आप सोच सकते हो कि वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है क्या? आप बताइए, ठीक है, सोच के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? मिट्टी का क्या पीएच होता है? तो देखो, प्लांट्स को ना एक प्रॉपर स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए, उनकी हेल्दी ग्रोथ हो ताकि, राइट। मिट्टी में हम प्लांट्स को उगाते हैं, तो प्लांट्स को भी तो एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए ना, कि इस पीएच पे ही वो हेल्दी ग्रोथ कर पाएंगे, राइट। तो अगर आपको पीएच जो है ना, आपको पीएच मतलब पता करना है कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए उन्हें कितना पीएच चाहिए, तो आपको क्या करना है, अलग अलग जगह से सॉइल कलेक्ट करनी है। बेसिकली एक्टिविटी एक तरह की, सॉइल कलेक्ट करो, ठीक है। जैसे कि ये एक्टिव हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगी कि सॉइल लो टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल लिया, ठीक है, और 5 ml यहाँ पे हमने उसके अंदर वाटर डाल दिया, उसको हमने शेक किया उस कंटेंट को, और फिर उसको फिल्टर कर लिया, ठीक है। अब सॉइल जो है ना, अब कुछ कुछ पार्ट्स जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में, बट कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो इनसॉल्युबल होंगे, राइट। तो वे एज अ फिल्ट्रेट हमारे बच जाएंगे, तो हम फिल्ट्रेट कलेक्ट कर लेंगे उसे। फिल्ट्रेट कलेक्ट करने पे आपको उसका पीएच चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कंक्लूड करते हो वो आपको बताना है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसा होता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इस चीज़ को इमेजिन करके देखो कि हमारे स्टमक में ना, हमारा स्टमक जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है,
HCl बहुत ही हार्मफुल एसिड होता है वैसे तो, लेकिन हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है मस्ती से, है ना, आराम से प्रोड्यूस करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे हम डिटेल में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। लेकिन ये क्यों करता है? HCl का काम ही क्या है हमारे पेट में? वो तो उल्टा हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट? बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, HCl जो है ना उल्टा हमारी हेल्प करता है ताकि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर सके, और विदाउट हार्मिंग द स्टमक को हार्म नहीं करता। क्यों नहीं करता, कौन बचाता है, प्रिवेंशन करता है इसकी, तो वो हम 6 चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि HCl, हमारा स्टमक जो है HCl रिलीज करता है, ठीक है, जो कि हमें फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे स्टमक को हार्म भी नहीं करता। और ड्यूरिंग इनडाइजेशन क्या होता है ना, कई बार स्टमक ना बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज कर देता है, ठीक है, और तभी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ना। एसिडिटी की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि कई बार इनडाइजेशन में ना बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है एक्सेस में, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन और इरिटेशन होती है, राइट। तो उससे हम आराम कैसे पाएँ? उससे हम आराम पाते हैं कुछ बेसेस यूज़ करके, क्योंकि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ये देखा था सेशन 1 में कि हमें जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हमें एक बेस चाहिए होता है ताकि एसिड, जो स्टमक के अंदर एसिड है, बेस जाकर उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, उसके इफेक्ट को खत्म कर दे, राइट। और इस तरह के बेसिस को हम कहते हैं एंट एसिड। एंट एसिड आप समझ सकते हो कि एंटी एसिड, मतलब एसिड्स के उल्टे, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब रेमेडी कौन सी यूज़ कर सकते हो आप? हम जो मोस्टली रेमेडी यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब MgOH होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं प्यार से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये नाम याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो ये है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, जो कि एक माइल्ड बेस है और इसे हम इस पर्पस के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको इरेज करते हैं और फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। कई बार टूथ डिके हो जाता है। टूथ डिके क्यों होता है? क्या उसमें भी pH का कोई रोल होता है? बिल्कुल, pH का हर जगह रोल है। तो देख रहे हो कहाँ कहाँ, मतलब आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं कि कहाँ कहाँ हमारे pH होता है, राइट। तो pH हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है? टूथ डिके में भी। टूथ डिके भी तभी होता है क्योंकि टूथ डिके क्यों होता है? टूथ डिके तब स्टार्ट होता है जब माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो टूथ एनिमल होता है ना, यहाँ से वन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। टूथ एनिमल जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे सब्सटेंस से बना होता है, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइपेट, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। और टूथ एनिमल ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होता लेकिन कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है कई बार। क्यों होता है? क्योंकि माउथ का जो pH है वो 5.5 से कम हो जाता है। अब 5.5 से कम क्यों होता है माउथ का pH? खाना खाने के बाद कई बार फूड पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं, राइट। तो बैक्टीरियाज जो होते हैं उन एसिड, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज करते हैं बैक्टीरियाज जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है, राइट, बाय द डिग्रेशन ऑफ दैट फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद अपना माउथ जो है वो क्लीन ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारा बैक्टीरियाज जो है वो एसिड रिलीज ना कर सकें और एट द एंड हमारा जो 5.5 से pH कम ना हो, मतलब हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम ना हो। कैसे रिलीज कर सकते हैं, क्लीन कैसे कर सकते हैं? आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। टूथपेस्ट जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, जो कि हमारे एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ओके, और हमें टूथ डिके से बचा लेते हैं। सो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेरफेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा मधुमक्खी काट लेती है, हनी बी काट लेती है, ठीक है। तो बी स्टिंग जो होती है ना, वो एक एसिड रिलीज करती है जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। हमें काटती है तो हमें वहाँ पे खुजली वगैरह, वहाँ पे दर्द वगैरह, इरिटेशन वगैरह क्यों होती है? क्योंकि बी स्टिंग जो है ना वो एक ऐसा एसिड रिलीज करती है जिसकी वजह से ऐसी इरिटेशन होती है, ठीक है। तो हम एक माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा हम यूज़ करके, जहाँ पर वो स्टंग एरिया है, मतलब जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है, जहाँ पर पेन और इरिटेशन हो रहा है, वहाँ पर हम बेकिंग सोडा को लगाकर इससे आराम से रिलीफ पा सकते हैं, ओके। और जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं ना नेटल के, नेटल क्या होता है यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा इस बॉक्स से कि नेचर पावर क्या चीज़ है, ओके। सो नेचर जो है ना, इवन नेचर खुद हमें न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ कि क्या चीज़ें तुम्हें यूज़ करनी चाहिए ताकि तुम एसिड को न्यूट्रलाइज कर सको। नेटल एक प्लांट होता है, इस तरह का प्लांट होता है जो कि एक जंगलों में बेसिकली ग्रो करता है
और इसके ना पत्तियां जो ना साइड साइड में कांटे कांटे से होते हैं, स्टिंगिंग हेयर होते हैं। और जब कोई भी इंसान या फिर कोई भी जानवर इसको गलती से टच कर लेता है ना, इसके सरफेस को, पत्तों के, तो काफ़ी ज़्यादा ना एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझ के तो कोई टच नहीं करेगा ऑब्वियसली, बट कभी कभी गलती से टच हो जाता है तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एसिड, मतलब एसिडिटी तो नहीं, सॉरी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में वो एसिड रिलीज करता है। एक्सेस में तो नहीं, लेकिन एसिड रिलीज करता है। वहाँ पर हमें पेन और इरिटेशन होने लग जाती है। जहाँ पर नेटल मान लो मैं वहाँ पर जंगल में गई, ठीक है, यहाँ पे प्लांट था, प्लांट ने मेरे को थोड़ा हाथ पे ना गलती से मेरा ये जो है प्लांट टच हो गया, तो वहाँ पे मुझे पेन और इरिटेशन होने लग जाएगी। ओके, क्यों होती है वो पेन और इरिटेशन? क्योंकि ये जो नेटल प्लांट है ना, ये जो इसके स्टिंग है, स्टिंगिंग हेयर्स, ये मेथनोइक एसिड सेक्रेट करते हैं, मेथनोइक एसिड। ओके, ये चीज़ सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इरिटेशन होती है, पेन होता है। अब नेचर ने क्या किया है, नेचर ने हमें इसका सोल्यूशन भी दिया है। मतलब क्या होता है ना, ये बहुत ही नेचुरली सी बात है, बहुत ही इवन इंटरेस्टिंग भी और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है कि नेटल प्लांट जहाँ पे ग्रो करता है ना, एग्जैक्टली उसके बगल में ही ना आपका डॉग प्लांट ग्रो करता है। डॉग प्लांट क्या होता है? डॉग प्लांट एक तरह से आप रेमेडी की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नेटल जो है गलती से लग गया है आपके हाथ पे, इरिटेशन हो रही है आपको, तो उसके पास में ना डॉग प्लांट होगा, जिसकी लीव्स को आप अपने हाथ पे रब करके एकदम न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो एक तरह से बेस की तरह काम करता है वो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मतलब नेचर पावर क्या है ना, मतलब नेचर जहाँ एक तरफ हमें तकलीफ दे रहा है, वहाँ पर दूसरी तरफ हमें उसका सोल्यूशन भी दे रहा है कि यार ये लो, ठीक है, हैव दिस, इसको थोड़ा यूज़ करो और तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। नेक्स्ट ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो कई बार जो है हमें एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपको एक तरफ नेचुरल सोर्सेज होते हैं और दूसरी तरफ एसिड्स होते हैं, कि किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो विनेगर जो होता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसमें होता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। टेमेरिंड, इमली में होता है टेरिटरिक एसिड। ओके, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। सॉर मिल्क यानी कि कर्ड जो होती है, दही, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग में होता है, यानी कि जो चींटी काट लेती है, उसमें होता है मेथनोइक एसिड। और नेटल स्टिंग में भी होता है मेथनोइक एसिड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन डिस्कस कर ले फटाफट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपके पास दो सोल्यूशंस हैं, फर्स्ट है ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो, आपको बता दिया गया है कि जो ए सोल्यूशन है ना, उसका पीएच है 6 और बी सोल्यूशन का पीएच है 8। तो आपको बताना है कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी, ए वाले की या बी वाले की। आपको ये भी बताना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब H+ आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है नेचर ऑफ द सोल्यूशन पे, ठीक है। H+ आयन से क्या इफेक्ट पड़ता है नेचर पर। नेक्स्ट है कि डू बेसिक सोल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस, या जो बेसिक सोल्यूशंस होते हैं उनके पास भी H+ आयंस होते हैं। अगर होते हैं तो वो बेसिक क्यों होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल। मतलब एक फार्मर है, उसको अपनी ना खेत को, ज़मीन को, मिट्टी को ट्रीट करना है, तो वो किस चीज़ से ट्रीट करेगा। क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर चॉक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो ये भी आपको बताना है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं मोर अबाउट सॉल्ट्स, जो कि हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक है। यस, तो यहाँ पर हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं फटाफट से। एक्टिविटी क्या है कि आपको पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे जो सॉल्ट्स हैं, इनके केमिकल फॉर्मूला देखने हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं, कौन से क्या केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि ये जो सॉल्ट्स है ना, ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बने, क्योंकि हमने देखा था, राइट, हमने देखा था कि एसिड और बेस जो हैं वो मिलकर बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, राइट। तो आपको ये देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। तो आप खुद सोचो कि ये जो सॉल्ट है ये कौन से एसिड और कौन से बेस से आया है। Na आ सकता है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, Cl आ सकता है HCl से। तो पता चल गया कौन से एसिड और कौन से बेस से आया है, NaOH और HCl से, राइट। तो आगे हम लोग चलते हैं कि आपको ये भी बताना है, मतलब बताना तो नहीं है, चलो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि NaCl और N2SO4 ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं। NaCl और N2SO4 अगर एक फैमिली को बिलोंग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो इनमें सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है Na,
तो मतलब कि ये सोडियम सोल्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं, यानी कि सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कि NaCl और KCl, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? ये क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करते हैं। इस तरह से आपको चीज़ें समझनी है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉल्ट्स, मतलब कि सॉल्ट्स के क्या क्या पीएच हो सकते हैं, मतलब होते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ सॉल्ट सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और भी बहुत सारे आप सॉल्ट्स ले सकते हो जो कि आपके आसपास अवेलेबल हैं। आपको उनकी सॉलिबिलिटी चेक करनी है, लेकिन वाटर में सॉलिबिलिटी चेक करनी है। कौन से वाटर में? डिस्टिल्ड वाटर में, ओनली इन डिस्टिल्ड वाटर। ओके, और आपको ये भी देखना है कि चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशंस ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच। लिटमस पे इनका एक्शन देखना है, और ये भी आपको फाइंड करना है कि इनका पीएच क्या है, यूजिंग पीएच पेपर ऑब्वियसली, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि ये सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये क्या हो गया, मतलब सॉल्ट भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं क्या? हमने तो ये डिस्कस किया था कि सॉल्ट तो बस न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि एसिड और बेसिक एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ एसिडिक और बेसिक सॉल्ट कौन से होते हैं। इनको फटाफट से इरेज कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं यहाँ से फटाफट से। यस, यहाँ पर देखो, अगर मैं, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस की बात की थी, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखो, अगर मैं लेती हूँ स्ट्रॉन्ग, अरे यार थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, अगर मैं लेती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और इसके साथ लेती हूँ मैं वीक बेस, मतलब कंडीशन चेंज होगी ना। पहले मैंने सिर्फ एसिड और बेस की बात की थी, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रही हूँ। तो ज़्यादा ताकतवर कौन है? एसिड। ज़्यादा किसकी चलेगी? एसिड की। तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा, राइट। इस चीज़ों को समझो, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ें हैं। थोड़ी राइटिंग, पता नहीं क्यों यार राइटिंग बहुत गंदी हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा साफ करके लिख देती हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है? हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए चलेगी किसकी? एसिड की। सॉल्ट भी किसका बनेगा? एसिड का बनेगा। उसी तरह से अगर आप ये उल्टा होता, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस होता और वीक एसिड होता, तो ज़्यादा किसकी चलती? बेस की चलती, राइट। तो एसिड किसका, सॉल्ट किसका बनता? बेस का बनता, तो वो बेसिक सॉल्ट होता। और वहीं अगर मैं कह दूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग ही बेस ले लिया, अब क्या होगा? अब तो ये दोनों की पावर इक्वल है, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल एकदम वो नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा ना, वो हमेशा न्यूट्रल होगा, और उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो सॉल्ट होता है ना, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब क्योंकि एसिडिक होगा तो उसकी पीएच कितनी होगी? लेस देन 7 होगी, राइट। बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं, बिल्कुल वो चीज़ें नहीं है कि हम रट रहे हैं, रटना नहीं ये चीज़ों को, ठीक है। बहुत ही समझ में आ रही है, राइट। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ज़्यादा किसकी चलेगी? बेस की चलेगी। तो मतलब सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट होगा, और उसकी पीएच कैसी होगी? मोर देन 7 होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब देखो, हमने देखा कि जो सॉल्ट हमारा बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH से। इन दोनों के सोल्यूशन से जो सॉल्ट बनता है उसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, राइट। और उस सॉल्ट को हम अपने फूड में भी यूज़ करते हैं। घरों में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो यही होता है, NaCl, ओके। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात थी दीदी, हमें पता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो सी वाटर है ना, सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तरह के सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। और उन्हीं सॉल्ट्स में से हम लोग सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे सॉलिड सॉल्ट्स के जो डिपॉजिट्स हैं ना, वो बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में हमें मिलते हैं, ठीक है। और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ना सॉलिड सॉल्ट के, ये बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं। ब्राउन क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारी इंप्योरिटीज़ होती हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हम कोई चीज़, सोडियम क्लोराइड को अगर मैंने सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किया, सेपरेट किया, तो मुझे ऐसा तो नहीं कि एकदम शुद्ध वाला सोडियम क्लोराइड मिल गया, एकदम प्योर मिल गया, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज़ होंगी। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर थोड़ी ब्राउनिश, जहाँ पर इंप्योरिटीज़ होती है ना सॉल्ट्स में, वहाँ पर थोड़ी ब्राउनिश कलर होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम उन सॉल्ट्स को कहते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद, ये भी आपको पता होगा कि ये जो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था ना,
ठीक है, ये भी इसमें जो है हमारा सोडियम क्लोराइड ही एक इंपॉर्टेंट सिंबल बना था स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। अगर आपने क्लास 10th का जो है ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रखा है तो ठीक है, आपको पता होगा। हम तो सिर्फ साइंस कर रहे हैं, बट आई होप आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था उसमें भी हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि हमारे जो नमक आंदोलन बोला जाता है, ठीक है जिसे, तो उसे ही एक इंपॉर्टेंट सिंबल माना गया था। ओके, सो फटाफट से बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। मतलब कि जो कॉमन सॉल्ट होता है ना NaCl, उसे हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में, ब्लीचिंग पाउडर में और बहुत सारे। इन सभी के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सब कुछ डिटेल में सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कान खोल लो अपने, ठीक है, आँख मुंह नाक सब कुछ खोल लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन मतलब बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। तो NaOH कैसे बनता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया जिसे हम कहते हैं ब्राइन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जाता है कि ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है, और साथ में वाटर भी होता है। तो मतलब कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड और वाटर है तो वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है मतलब एक तरह से, और बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो, 2 NaCl plus 2 H2O gives 2 NaOH plus Cl2 plus हाइड्रोजन, मतलब H2 गैस, राइट। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन गैस बन रही है यहाँ पे, इसलिए क्लोर हो गया। एल्कलाई, एल्कलाई किसे कहते हैं बताओ, आप मुझे बताओ कमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोर एल्कलाई प्रोसेस होता है, ठीक है। तो 2 NaOH बन रहा है और क्लोरीन गैस बन रही है, इसलिए हम कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एल्कलाई क्या होता है, एल्कलाई वही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका, ठीक है, वो चीज़ होती है, आपको मुझे पता है, आप सभी को पता होगा। सो अब हम देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, किस तरह से हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। देखो आपको क्या करना है, क्लोरीन गैस इज गिवन एट द अनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। क्लोरीन गैस हमें मिलती है अनोड पे और हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जो H+ आयंस है वो सारे मतलब पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस की तरफ जाएंगे, सॉरी आयंस नहीं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। उसी तरह से Cl- जो है वो अनोड की तरफ जाएगा, अनोड मतलब पॉजिटिव, राइट, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो क्लोरीन हमें मिलती है अनोड पे और हाइड्रोजन हमें मिलती है कैथोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है ना वो हमें कैथोड के पास ही मिलता है, ठीक है। जो 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं ना ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है जैसे कि यहाँ पर किस तरह से हमें काम आता है, जैसे कि फ्यूल्स में काम आ जाता है, ठीक है, और किस में काम आता है, मार्गराइन में काम आता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में काम आता है, राइट, और जैसे कि हमारा डीग्रीजिंग मेटल्स में काम आता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में फुल पढ़ेंगे, पेपर मेकिंग में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स में काम आता है, वाटर ट्रीटमेंट करने में काम आता है, स्विमिंग पूल्स में, PVC डिसइंफेक्टेंट, CFS, ठीक है, CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स। तो इन सभी चीज़ों में हमारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत काम आता है, और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ये ब्राइन है, ठीक है, जिसके अंदर हमने NaOH लिया था, ठीक है। अब हमारा हाइड्रोजन सारा इधर चला गया पॉजिटिवली चार्ज कैथोड की तरफ, और क्लोरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज था वो पॉजिटिवली चार्ज अनोड की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी, और इसके यूजेस भी समझ में आ गए होंगे इन तीनों चीज़ों के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड सॉल्ट की, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल, ब्राइन का जब हमने एक्वस सोल्यूशन में यानी कि ब्राइन में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया था, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था, तो क्लोरीन गैस निकल रही थी। अब इस क्लोरीन गैस को ना हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है जब स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है, ड्राई स्लेक्ड लाइम, ओके। याद रखना, जो क्लोरीन गैस हमारी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो उसमें हमारी क्लोरीन गैस निकली। अब ये क्लोरीन गैस फालतू नहीं जाएगी, ये क्लोरीन गैस हमारी हेल्प करेगी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में।
ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, क्लोरीन गैस का आप रिएक्शन करा दो ड्राई स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। इनके केमिकल फॉर्मूला, इनके यूजेस, इनकी प्रिपरेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रिपरेशन देखो कैसे होती है। यहाँ पे है CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हमने क्लोरीन गैस डाली तो हमें मिला CaOCl2, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इनका केमिकल नेम है। केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2 और इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में बनता है हमारा वाटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखो क्या क्या हैं। इसे हम फॉर कॉटन ब्लीचिंग कॉटन में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइनन में, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और वुड पल्प को ब्लीचिंग करने में, पेपर फैक्ट्रीज में जो वुड पल्प होते हैं ना उनको ब्लीचिंग करने में काम करते हैं। और ऑल्सो ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में भी काम आता है। ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में। और ये हमें ना किस में हेल्प करता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है ना उसे हम जर्म्स से फ्री बना सकते हैं, उस प्रोसेस में हमें हेल्प करता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ओके, अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा हमारा नेक्स्ट सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेकिंग सोडा जो कि हमारा किचन में हम लोग यूज़ करते हैं टेस्टी क्रिस्पी वगैरह पकौड़ास वगैरह बनाने में, ठीक है। तो बहुत सारी आपने ये चीज़ें देखी होंगी, बेकिंग सोडा तो हमारे घर में होता ही है, राइट। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है। NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया और इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है देखो NaCl को यहाँ पर हमें एज ए रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं। देखो क्या बनता है, NaCl का रिएक्शन कराया वाटर के साथ, वाटर का रिएक्शन मतलब इन तीनों को देखो चारों को इकट्ठे लेना है। यहाँ पर आपको लेना है NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और आपको NH3 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों को लेकर रिएक्ट करवा दो तो क्या बन जाएगा, NH4Cl मतलब कि अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसकी प्रिपरेशन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है ये, ठीक है, नॉन कोरोसिव है ये और बेसिक सॉल्ट है, ओके। अब जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि हम ना बेकिंग सोडा को केक्स वगैरह में, कुकीज़ वगैरह में बनाने में यूज़ करते हैं। तो देखो कैसे बनती हैं कुकीज़, तो वो चीज़ यहाँ पर आप प्रोसेस समझो कि कुकिंग के दौरान किस तरह से वो फूल कैसे जाता है ऊपर से, ऐसे थोड़ा स्पंजी स्पंजी सा कैसे हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हम NaHCO3 मतलब कि बेकिंग सोडा को हीट करते हैं ना, कुकिंग में हीटिंग तो करते हैं, तो हीट करते तो बनता है हमारा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, वाटर बनता है और साथ में बनता है CO2। अभी जो CO2 गैस है ना ये यहाँ पर एज ए लिजेंड मतलब इंपॉर्टेंट बंदे की तरह काम करता है CO2। कैसे, देखो मान लो ये मेरा कुकी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल रखा है ना राइट इसके अंदर, तो कि ये थोड़ा फूल सके। फूलता कैसे, देखो यहाँ पर जब हम इसको हीट करेंगे तो साथ में हमारा सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो बाहर निकला जाएगी, राइट। अब वो अकेली नहीं निकलती है, जब वो बाहर निकलती है ना तो अपने साथ साथ ये जो ब्रेड का थोड़ा सा लेयर होता है ना इसको उठा के निकलती है, इसीलिए वो ऊपर से फूल जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करती है, ओके। ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा काम आता है, हमें पता है। यूजेस देख लो फटाफट से इसके कि बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, राइट, विच इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टेरेट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर जो कि हमारा बेकिंग सोडा और टेरेट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, ओके। अब जब बेकिंग पाउडर को हम लोग हीट करते हैं और उसे वाटर में मतलब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये रिएक्शन हमारी होती है। NaHCO3 प्लस H2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है हमारा, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये आपको पता चली गया कि सॉफ्ट और स्पॉन्जी कैसे बनते हैं, राइट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना वो एक तरह से एंट एसिड की तरह भी काम करता है, मतलब एल्कलाइन होता है, तो इसी वजह से जो हमारी एसिडिटी हो जाती है, हमें पेट में है ना स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि बेकिंग सोडा है या फिर बेकिंग पाउडर है बेसिकली, ये हमें एक तरह से एंट एसिड की तरह काम करता है और हमें रिलीफ दे देता है, ओके। और इसे हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ, ओके।
नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, ये अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अब इसे सोडियम क्लोराइड से ही हम लोग ऑब्टेन करते हैं, राइट। अब कैसे ऑब्टेन करते हैं, देखो सोडियम क्लोराइड क्या है, वॉशिंग सोडा होता क्या है, देखो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। ये क्या है, ये होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट दैट कंटेन, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रिएक्शन देख लो फटाफट से इसकी, क्या है कि Na2CO3 + 10H2, ऑब्वियसली यार ये बन रहा है जब हमारा, तो उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनता है हमारा Na2CO3.10H2O, और ये एक बेसिक सॉल्ट होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, वो एक यूजफुल केमिकल्स की तरह काम करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, देखो सोडियम कार्बोनेट, अच्छा ये जो था ना, मतलब क्या केमिकल फॉर्मूला क्या था इसका, Na2CO3.10H2O। अब ये .10H2O है ना, ये क्या है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक है, पक्का लास्ट टॉपिक है। ओके, सो यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट, जो कि वॉशिंग सोडा होता है हमारा। उसको जब हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग, ग्लास, सॉप, पेपर इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको हम एज अ बोरेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बोरेक्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट जो है ना हमारा एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पसेस में भी, और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर की। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है वो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है, डिटेल्स हैं उसमें इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल्स की, क्रिस्टलाइजेशन की। तो देखो अब हम देखते हैं कि जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्या वो वाकई ड्राई होते हैं या फिर वो मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर पानी होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल, मतलब एक एक्टिविटी देखनी है। क्या लेना है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लेने, जो कि एक सॉल्ट है बेसिकली, उसके क्रिस्टल्स लेने हैं और उसको आपको बर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना आपको दिखेंगे साइड में। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि क्रिस्टल्स जो उसमें ना वाटर तो होता है। तो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसमें मतलब लगता है कि ड्राई है, लेकिन उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं वैसा हमें लगता है कि ड्राई हैं, बट उसके अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। वेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स वाइट। जब हम उसे हीट करते हैं तो ये वाटर जो है रिमूव हो जाता है, ऊपर ऊपर आ जाता है, और जो सॉल्ट है वो वाइट हो जाता है एकदम, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट में कितने फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला, एक ना सॉल्ट, ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट में, सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देखो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट फॉर कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्योंकि देखो कॉपर सल्फेट जो होता है ना, उसके एक फॉर्मूला यूनिट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हम उसे लिखते हैं CuSO4.5H2O। उसी तरह से हमने इसको भी लिखा था वॉशिंग सोडा को कि Na2CO3.10H2O, मतलब कि Na2CO3 के एक फॉर्मूला यूनिट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है बेसिकली 10, ठीक है, कि 10 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझनी है। उसी तरह से देखो वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, जो कि हमारा उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे POP की, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है, वहाँ पर भी हम लोग जिप्सम की बात करेंगे। तो जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो जिप्सम से ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो यार रिएक्शन देखो यहाँ पर फटाफट से, देखो जब हम, अच्छा यहाँ पर देखो ऑन हीटिंग जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, ठीक है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करेगा अपने, राइट, वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करेगा ना। तो CaSO4 को जो CaSO4.2H2O को जब हमने हीट किया तो वो बन जाता है CaSO4.5H2O, और इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाफ क्यों बना, क्योंकि 1 एंड जैसे कि यहाँ पे देखो
1.5 जो था या फिर 1.5 जो था वो तो उड़ गया ना, मतलब लॉस हो गया उसका, तो क्योंकि जब हमने उसे हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होंगे, तो 1.5 जो है वहीं पर वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे खत्म हो गए और हमारा बन गया CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस से दोबारा हम जिप्सम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। CaSO4 डॉट हाफ H2O के अंदर ऐड कर दो 1.5 H2O, तो बन जाएगा हमारा CaSO4 डॉट 2 H2O, यानी कि जो जिप्सम है। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ही है, मतलब CaSO4 के एक फॉर्मूला यूनिट में सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हो। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है? इट इज हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा हमें? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो 2 फॉर्मूला, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको ताकि कंफ्यूज ना हो आप, कि CaSO4 है वो एक फॉर्मूला यूनिट है, तो एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर हाफ मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 फॉर्मूला यूनिट में एक मॉलिक्यूल होता है वाटर का। ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर आधा मॉलिक्यूल है वाटर का, और उसी तरह से 2 फॉर्मूला यूनिट के अंदर हमारा एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? टॉयज़ बनाने में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन बनाने में। ठीक है, डेकोरेशन करने में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं ना, ठीक है, उसे हम लोग यूज़ करते हैं, उससे बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ओके, अब इसे कहते क्या हैं? इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब H2O, कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम फटाफट से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? इसका कॉमन नेम क्या है? फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, वो कौन रिमूव कर देता है? फटाफट से आपको बताना है, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है कि व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। अगर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का एक सोल्यूशन को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, उसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर मतलब POP के साथ हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जो हमने ऊपर देखा भी था। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके थोड़े से भी किसी काम आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो हम जल्दी आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।